दिन के आखिर में आखिरी वक्ता महिलाओं की बात करने मकाम की तरफ से आप सबको थोड़ा उन मुद्दों पर जाना चाहूँगी जिनकी अभी तक शायद बात उस तरह से नहीं हुई है जो हम अनुभव करते आए हैं। और पहला मुद्दा उनमें है स्ट्रक्चरल वायलेंस का, जिस रूप में परिवार के अंदर से लेकर समाज में, शासन से और मार्केट की व्यवस्था से महिलाएं जूझ रही हैं, उस तरह की स्ट्रक्चरल वायलेंस के मुद्दों को लेकर हमने शुरुआत की है। मकाम अभी 24 राज्यों में छोटी बड़ी इकाइयों के रूप में, कलेक्टिव्स के रूप में, फेडरेशन मेंबरशिप, रिसर्चर्स, हम जैसे लोग जो फुटकर संगठन निर्माण के कार्यों से और शोध से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग लोग इसमें जुड़े हैं इसी कोशिश से कि हम इसे जूझें कि ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का मुद्दा है, और हमारी सोच वहीं से शुरू हुई कि ना ज़मीन का अधिकार मिलता है परिवार में, ना सरकार समझती है कि इसके लिए कानून को मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे, चाहे वन अधिकार कानून के स्तर पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने अपनी लड़ाई पहचान के सवाल से शुरू करी कि महिला किसान की पहचान जब स्थापित होगी और उसकी पहचान, उसकी उत्पादकता क्षमता, उसकी उत्पादन में योगदान और उसकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो आज किसानी में, चाहे आप खेत में देख लीजिए, चाहे वो फिशरीज़ के सेक्टर में, चाहे डेयरी के सेक्टर में, वो जो योगदान कर रही है इकोनॉमी में, उसकी जब गिनती होगी तो उस गिनती के हिसाब से अगर मुआयना किया जाए कि महिलाओं का अधिकार क्या बनता है, उसके आधार पर हम मांग करें कि महिला किसान की एक पहचान हो। तो हमारा पहला मुद्दा तो वही है कि महिलाओं की आइडेंटिटी एक महिला किसान के रूप में, और इससे फिर डिस्कोर्स बदलने की बात जो आप भी कह रहे थे अशोक दा और कई लोगों ने जिसकी जिक्र की है, हम किसके मरफत अपनी बात कहें, मूवमेंट्स को अपनी जो आधारशिला है वो कहाँ से तलाशनी है। तो हमें लगता है कि महिलाएं अपने आप को जब किसान के रूप में, कई बार सर्वे हुए हैं जिसमें आंकड़े बताते हैं कि केवल 40% महिला जुड़ी हुई है फार्मिंग में, लेकिन जो इनविजिबल वर्क वो कर रही है परिवार के अंदर, जो रिप्रोडक्शन का जो काम वो कर रही है, सोशल रिप्रोडक्शन रोल्स, जिसमें लकड़ी, चारा, ईंधन, पानी, पशुओं को देख रेख, अपने घर परिवार की देख रेख, बुजुर्गों की देख रेख और सामाजिक व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में उसका योगदान, अगर इन सब को गिन के अगर देखा जाए तो उसका योगदान कम से कम उसका 2 गुना तो हो गई। तो इस रूप में अगर महिला का 85% योगदान है हमारी किसानी की अर्थव्यवस्था में, तो उसके ज़मीन के अधिकार की बात क्यों नहीं हो रही है? पितृसत्ता इस तरह से कायम हो गई है हमारी ढांचागत व्यवस्थाओं पे कि वो महिला के इस काम को नज़रअंदाज करते हुए उसके श्रम का अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। और आज राजनीति ये है कि स्टेट भी, कॉर्पोरेट भी, पूरी मार्केट की व्यवस्था और पैट्रियार्की साथ काम कर रहे हैं महिला के श्रम को अपने चंगुल में लेने के लिए और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने, एफिशिएंसी के नाम पे उसी को क्षमता वर्धन के कार्यों में जोड़ने के लिए। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो एसएचजी की बात अर्चना ने की, वो केवल उस पर बचत का बोझ नहीं, लेकिन कर्ज का भी बोझ उसी पर पे है, और साथ के साथ वो इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड लेबर के रूप में काम कर रही है उन व्यवस्थाओं के लिए जो उसको नज़रअंदाज करना चाहती है। तो ये जो साइकिल है उसको कहाँ तोड़ा जाए, और अगर इस साइकिल को तोड़ने से बात शुरू नहीं होगी तो ये अर्थव्यवस्था में बदलाव आने की संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि अगर औरत की क्षमता और औरत की ताकत इसके बीच मद्देनज़र ना रखी जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था ही डगमगाएगी।
चाहे वो प्रोडक्शन रिलेशंस ले लीजिए, सोशल रिलेशंस, द सोशल रिलेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इन सब में वही इसको बरकरार बनाए रखा है। लेकिन जब उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ेगी तो आपकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी। तो हमारा पहला मुद्दा जिस पे हमने काम करने की कोशिश की वो ये कि औरत जहाँ जहाँ है अपनी हैसियत को समझे, और उस पे जिस तरह का शोषण हो रहा है, जिस तरह पे उस पर कानून नहीं लागू किए जा रहे हैं जो उसके हक मजबूत करते हैं, और उल्टे उसका इस्तेमाल हो रहा है चाहे ठेकेदारों द्वारा। तो शुगर केन कटर्स की अभी एक मुहिम छिड़ी है जिसमें उनको संगठित करने का प्रयास हो रहा है महाराष्ट्र में। ये शोध हुआ जिसमें पाया गया कि उनकी बच्चेदानी बहुत कम उम्र पर निकाल कर ही उन्हें ठेकेदारी में केन कटर्स के रूप में लिया जा रहा है। hysterectomies on young girls to take them as sugarcane cutters emerged from the study that was being done. तो ये जो प्रहार है पूरी सत्ता व्यवस्था का, वो केवल उसके श्रम पर नहीं, उसकी शरीर पे भी इस रूप में बहुत ही क्रूर रूप में दिखाई देता है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हिंदी जो ठेकेदारी प्रथा में महिला फिर इस चंगुल में होती है, उसका श्रम उसके पति के साथ गिना जाता है या किसी मर्द के साथ, और उसकी जो शोषण की व्यवस्था है वहाँ भी बरकरार बनी रहती है, क्योंकि इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि उस पे क्या बीत रही है। तो इसके लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं उनको संगठित करने, इस पहचान से कि वो महिला किसान है और ये शोषणकारी व्यवस्थाओं से सामना करना ही हमारा एक मकसद है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि कई बार बात होती, आज तो ये आम बात हो गई है कि न्यूलिबरलिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो हर एक को मार्केट लिंकेजेस से जोड़कर उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान को और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करे। उनकी कैपिटल क्रिएशन की जो व्यवस्था है वो मार्केट और फाइनेंशियलाइज मार्केट में कब्जा हो सके, तो उसकी जो बचत है, कमाई है वगैरह, वो बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ी जाए। और इस क्रम में एसएचजीज को भी नहीं छोड़ा गया है। एनआरएलएम की बात की आपने, स्टेट्स भी यही कर रहे हैं कि जैसे ही महिला समूह किसी उत्पादन कार्य में जुड़ता है उसकी बैंक लिंकेजेस किए जाते हैं, उनको लोन्स दिए जाते हैं, और विमेन आर गुड क्रेडिटर्स, तो वो वापस भी करती हैं और उनके रिपेमेंट रेट्स आपके 89% हैं। तो जब वो वापस कर रही है तो उसका प्रोडक्ट भी आप ही बेचते हैं, मुनाफा आप अपनी इंस्टीट्यूशंस, चाहे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ट्राइफेड हो, चाहे कोई और लैंप्स हो, लेकिन उसको वही दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, और फिर शायद बाल्टी मिल जाए या टिफिन बॉक्स मिल जाए बोनस के नाम पे। द क्वेश्चन इज हु ओन्स द इंस्टीट्यूशंस एंड द रूल मेकिंग प्रोसेसेस, और महिलाओं की इसमें भूमिका कैसे बने। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि हम महिलाओं की लीडरशिप को मजबूत करें। और आखिरी जो मैं एक उदाहरण से मैं देख रही हूँ कि बेनी भी खड़े हो गए हैं, तो आखिरी जो मेरी एक बात है उससे मैं समाप्त करूँगी। एक विकल्प की ओर की एक जो आशा की किरण है, जो वन आश्रित समुदाय की महिलाएं हैं जिन्हें वन अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वही सत्ताधारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पटवारी हो चाहे उसके पति हो, उसका नाम उसमें दर्ज कराने से अभी तक इनकार करते आए। अब देख रहे हैं कि महिलाएं जंगल संभाल रही हैं, चलो उनका नाम आने दो, उस देखा जाएगा। ROR में नहीं आने देंगे, ROR में भी आ गया तो देख लिया जाएगा उसको कैसे संभाला जाए। अब इस व्यवस्था में वो महिलाएं वन धन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों से जुड़ रही हैं, सरकारी व्यवस्थाओं से कैसे जुड़ें, उन्होंने ये एक नेगोशिएटेड अरेंजमेंट बड़े सोच समझ के किया है। मैं गढ़चिरौली की ही उदाहरण की बात कर रही हूँ, जहाँ कुरखेड़ा ब्लॉक में, कोरची ब्लॉक में महिलाओं ने वन धन कार्यक्रम से अपना जुड़ाव बनाया है संग्रहण के लिए, एग्रीगेशन, ताकि उनको अच्छी कमाई हो। लेकिन वो ये भी नेगोशिएट कर रही हैं कि किसको बेचें। तो व्यापारी 3 बार 4 बार हताशित होकर चला गया, तो उन्होंने अपना मार्केट सही दाम पे टटोला। अब वो ये भी सोचने के विचार कर रही हैं कि अन्य उत्पाद क्या हो सकते हैं जिसमें हम अपनी
आसपास के 30 गांव जो उस पट्टी के कहलाते हैं, हम अपने बीच व्यवहार कैसे संभालें और उन चीज़ों को सही दाम पे अपने लिए उपलब्ध करें, चाहे नमक हो, चाहे पत्ती हो, जो भी चीज़ हो जो हमारी मूल आवश्यकता, टू लिव फ्रूगली, कि हम अपनी अर्थव्यवस्था अपनी खुशहाली के लायक और उन ब्रांड्स के पीछे ना भागते हुए ऐसी अर्थव्यवस्था हम कैसे बनाएं। तो जो आपके सामने वो सवाल पेश करनी है ये कि वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में विश्वास रखती हैं, वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ तभी जाती हैं जब उनको वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। वो चाहती हैं स्थानीय इकोनॉमी को मजबूत करना। उन्हें ये शौक़ नहीं है कि कहीं पे कोई उनकी ग्लोबल इकोनॉमी में मिलेट बिक रहा है तो वाह वाह होए। वो चाहती हैं कि उनके घर में भरपेट भोजन और पौष्टिक व्यवस्था हो, तो मिलेट उनके परिवार को भी मिले, आसपास के गांव के लोगों को भी मिले। तो ये मैं सवाल के रूप में यहाँ इसलिए रख रही हूँ कि आदिवासी महिला हो चाहे अन्य महिलाएं हो, वो यही कह रही हैं कि मेरे घर की खुशहाली, अर्थव्यवस्था, मैं उसमें निर्णायक व्यवस्था में पहचान बने, मैं उस ग्राम सभा में अपनी बात कह सकूं और वो नीति बनाने की योग्य बनूं कि वो लोग जो नीति बना रहे हैं उनसे भी सवाल पूछ सकूं कि ऐसी नीति क्यों बनाती हैं जो हमें नीलाम करके देश के नाम पे धब्बा हो और हमारी ही ताकत उजाड़ती हैं। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगी।